हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं SA 315। स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसके नाम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसी के नाम में हमारे मेजर कंपोनेंट जो इस SA में कवर किए हुए हैं वो सब इसी से स्टार्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब देखिएगा, इसमें आपके लिए नया शब्द होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ROMMS भी बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। अब क्या होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट? द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आर मटेरियली मिस स्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहेंगे एंटिटी के, वो मिस स्टेटमेंट उसमें हो सकता है ऑडिट करने से पहले। तो वो कहलाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी वो रिस्क जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहेगी रहेगी ऑडिट करने से पहले। तो वो हो गया रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो मिस स्टेटमेंट यानी जो अमाउंट या जो तरीका हमें रिकॉर्ड करना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमने वो नहीं करके कुछ और रिकॉर्ड कर दिया है। यानी रिकॉर्डेड अमाउंट वर्सेस द रिक्वायर्ड अमाउंट। यानी जो रिकॉर्ड किया है और जो करना था उसमें जो फर्क होता है वो कहलाता है मिस स्टेटमेंट। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है मिस स्टेटमेंट का? जैसे कोई एक्सपेंडिचर जो था कैपिटल नेचर का था, वो हमने बुक कर दिया P&L में, यानी उसको कैपिटल हमने असेट ट्रीट करने की बजाय उसको हमने एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया। तो ये हो गया एक टाइप, हो गया ये मिस स्टेटमेंट का। और इसको हम इकट्ठे समझें, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या हो गया? कि वो सारे मिस स्टेटमेंट जो कि उस एंटिटी के लिए मटेरियल हैं, तो वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगे लेकिन ऑडिट करने से पहले। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहलाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अभी दो तरीके से हो सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? कि ऐसी रिस्क जो कि उस इंडस्ट्री से उस एंटिटी के अंदर ही इनहेरेंट है, यानी किस तरीके की है, किस नेचर का वर्क है, उसके ट्रांजेक्शन्स कॉम्प्लेक्स हैं कि नहीं है। तो ये जो सारी उस एंटिटी को कवर करती है वो कहलाती है इनहेरेंट रिस्क। और दूसरा होता है स्टूडेंट्स कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब है कि उस एंटिटी ने अपने प्रोसेसेस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल तो लगाए हैं, लेकिन ऐसी चांसेस हैं कि वो कंट्रोल्स प्रॉपरली ऑपरेटिव नहीं है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, पहला हो गया इनहेरेंट रिस्क और दूसरा हो गया कंट्रोल रिस्क। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको वन बाय वन कवर करते हैं। बेसिक आपको मैंने मीनिंग बता दिया है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और मिस स्टेटमेंट का मतलब भी क्या होता है। सो लेट्स प्रोसीड। अब देखिए, इस ऐसे के मेजरली चार पार्ट्स में मैंने इसको कन्वर्ट किया है। पहला है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी उस रिस्क को कवर करने के लिए जो प्रोसीजर होगा वो क्या रहेगा, ऑडिटर क्या प्रोसीजर अपनाएगा। पहला पार्ट वो है। और दूसरा है कि रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी उस एंटिटी को कैसे समझेगा ऑडिटर, उसके एनवायरनमेंट को कैसे स्टडी करेगा, और साथ के साथ जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहा है उसका इंटरनल कंट्रोल वो कैसे चेक करेगा। थर्ड पॉइंट विल बी आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है। तो अब क्या होता है तो ठीक है, अब ऑडिटर उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा उस एंटिटी के रिस्पेक्ट में, और उसको असेस कैसे करेगा। और लास्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, हमारा ये जो SA 315 है वो मेजरली इन तीन, 1, 2 एंड 3, इन तीन पार्ट्स में ही हमारा पूरा कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, पार्ट 1, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर अपनाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या हुआ हमारा, कि जो भी प्रोसीजर ऑडिटर अपनाएगा, किस चीज के लिए, उस एंटिटी को समझने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए, उसके इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए, जो जो भी प्रोसीजर ऑडिटर लेगा वो सारे कवर होते हैं, उसको कहा जाता है ऑडिट में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब वो क्या होते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। अब किससे करेगा इंक्वायरी? सबसे पहले वो मैनेजमेंट से पूछेगा कि भाई एंटिटी का क्या वर्क है, किस तरीके से डील करते हैं वो। और उसके बाद वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से भी बात करेगा, अगर उसको कुछ डेफिशिएंसी लगती है, कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना है। इसके अलावा मैनेजमेंट बात करेगा एम्प्लॉयज से, अगर उनको कोई एक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि कर तो वही रहे एम्प्लॉयज, तो क्या प्रोसीजर है, क्या कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, इंटरनल कंट्रोल अच्छे से काम करते हैं कि नहीं, पॉलिसीज क्या है, वो सब वो एम्प्लॉयज से बात करेंगे। इसके अलावा वो लीगल काउंसिल टीम अगर कुछ होगी उसकी एंटिटी की, तो उससे बात करेगा कि कोई सूट वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, अगर हैं तो उसके लिए लायबिलिटी प्रोविजंस बना दिया है कि नहीं बनाया है।
उसके अलावा वो इंटरनल कंट्रोल पर्सोनल से बात करेगा, इंटरनल ऑडिट के पर्सोनल से बात करेगा, इंटरनल ऑडिट टीम अगर है तो उनके एम्प्लॉयज से बात करेगा कि वहां पे कंट्रोल्स वगैरह कैसे हैं, उनका वर्क प्रोसीजर क्या है इंटरनल ऑडिट टीम का। और इसके अलावा जो मार्केटिंग के, सेल्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे बात करेगा। उनसे बात करके ऑडिटर को क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स, कि मार्केटिंग उस इंडस्ट्री से रिलेटेड मार्केट में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा, कि उनकी सेल्स की स्ट्रेटेजीज क्या हैं, एंटिटीज की कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स वगैरह क्या हैं, वो सारी चीजें उनको एम्प्लॉय से बात करके पता चलेगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि एंटिटी को समझने के लिए, उनके एनवायरनमेंट को समझने के लिए ऑडिटर कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है। तो उसमें से पहला प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं इंक्वायरीज। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में स्टूडेंट्स ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कुछ रेशियोज देखेगा, इंडस्ट्री के ट्रेंड देखेगा और रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेगा। अगर जैसे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा अगर बुक किया हुआ है तो किसके अगेंस्ट में बुक किया हुआ है, इतना बनता भी है कि नहीं बनता है, तो वो इस तरीके से देखेगा। और दूसरा रहेगा कि कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ रहा है वर्सेस जो इंडस्ट्री का क्या चल रहा है, जीपी रेशो क्या है अपनी एंटिटी का जिसकी वो ऑडिट कर रहा है वर्सेस इंडस्ट्री का जीपी रेशो क्या होगा। तो ये सारे वो प्रोसीजर लगा के देखेगा। अब तीसरा जो प्रोसीजर वो लेगा ऑडिटर, वो है ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन का। अब वो ऑब्जर्व क्या करेगा, ऑब्जर्व करना यानी देखना, विदाउट इन्वॉल्विंग इन दी प्रोसेस आप कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व करेगा, एंटिटी के ऑपरेशंस ऑब्जर्व करेगा। यानी अगर कोई प्रोसेस, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयज उनको कैसे कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। और दूसरा है अपना इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी देखना, कुछ डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को वो देखेगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे अपने इंटरनल कंट्रोल की मैनुअल्स क्या है, बिजनेस प्लान क्या है उस एंटिटी का, उस एंटिटी की रिपोर्ट्स कौन कौन सी है। रिपोर्ट्स कैसे हो सकती है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ने कुछ क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनवाई है, कुछ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो वो इंस्पेक्ट करेगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने लॉ में भी पढ़ा हुआ है, मिनट्स बुक्स वो चेक करेगा। बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के जो भी मिनट्स हैं उसमें से वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको मिनट बुक्स को भी इंस्पेक्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी वो सारे प्रोसीजर जो कि ऑडिटर करता है उस एंटिटी को समझने के लिए और उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए, वो कहलाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ये तीन तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन। तो ये हमने कवर कर लिया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। अब देखिए हमने वो रेगुलर, आपने तो ये तो पढ़ लिया कि भाई इसमें हमारी जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा वो ऑडिटर कैसे करेगा। लेकिन अब इसके अलावा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने के अलावा ऑडिटर को उस एंटिटी को भी समझना है, उसके एनवायरनमेंट को भी समझना है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल को भी पूरा अच्छे से समझना है। अब स्टूडेंट एक बेसिक चीज समझिएगा, ऐसे 315 जो है वो इस चीज को डील करता है कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, मतलब पूरा प्रोसीजर्स करने से पहले किस एक्सटेंट तक चेकिंग करनी है ऑडिटर को, वो ये इंफॉर्मेशन लेने से पहले एक बार पूरा ओवरव्यू लेता है एंटिटी का, उसके एनवायरनमेंट का, उसके इंटरनल कंट्रोल्स का, किस इंडस्ट्री में वो काम करती है, उनके नेचर ऑफ वर्किंग क्या है, उनके सप्लायर्स कौन है, ये सब चीजें, उनके कस्टमर्स कौन कौन है, ये सारी चीजें वो देखता है। और उससे रिलेटेड उनका रिस्क कितना है। तो क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आगे ऑडिटर को अपनी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कितनी रखनी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं और उसको डिटेल में समझने के लिए कि ऑडिटर एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को कैसे समझेगा। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले अब क्या करेगा ऑडिटर, उस इंडस्ट्री को, यानी किससे रिलेटेड है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग है, ऑटोमोबाइल्स में है, किस तरीके की उसकी नेचर है, तो वो उसको देखेगा। उसका इंडस्ट्री का कॉम्पिटेटिव एडवा ये कितना है, इन्वायरमेंट क्या है, उसके सप्लायर्स कौन कौन है, उनके कस्टमर रिलेशन क्या है, किस टेक्नोलॉजी में वो काम कर रही है। अब वो क्यों देखेगा स्टूडेंट्स, वो इसलिए देखेगा कि अगर उस इन्वायरमेंट से उसको कोई थ्रेट तो नहीं आ रही है, कुछ रिस्क तो नहीं निकल रही है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इसके लिए वो सबसे पहले उस इंडस्ट्री को पूरा अच्छे से गो थ्रू करेगा। दूसरा है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, यानी उस एंटिटी पे कोई पर्टिकुलर अलग से एक्ट तो नहीं है, जैसे बैंक्स के लिए अलग से होता है और कुछ सेबी की गाइडलाइंस वगैरह हैं क्या, एडा की गाइड, अगर इंश्योरेंस है तो एडा की गाइडलाइंस है कि नहीं है, शेड्यूल 3 की क्या रिक्वायरमेंट्स है, और इससे अलावा जो भी रेगुलेटरी टैक्सेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, गवर्नमेंट की कोई अलग से पॉलिसी तो नहीं है इस एंटिटी के ऊपर। तो ये सब चीजें हम इसमें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में करेंगे, चेक करेगा ऑडिटर। अब सेकंड पॉइंट है इसमें, एंटिटी का नेचर क्या है,
ओनरशिप क्या है। अब ये चीज क्यों चेक करेगा स्टूडेंट्स? ये चेक करने के लिए उनके ऑपरेशंस क्या है, कि कहीं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है। ये सब चेक करने के लिए वो उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करेगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब है एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल, इसको हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भी नेचर और एक्सटेंट क्या होता है ये हम अगली स्लाइड्स में करेंगे, कि ऑडिटर को सारे इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक नहीं करने हैं, किस लेवल तक करने हैं वो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये वाला पॉइंट है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब आगे ऑडिटर चेक करेगा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल के कौन कौन से पार्ट्स को वो चेक करेगा। 5 पार्ट्स होते हैं इसके। कंट्रोल इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो कंट्रोल इन्वायरमेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पार्ट इज कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तीसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ वन इज कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग कंट्रोल। सो स्टार्ट विद कंट्रोल एनवायरनमेंट। हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, वापस से मैं बता रही हूँ आपको, कि ऑडिटर का पार्ट वन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका ये अपने एंटिटी को कैसे समझेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और एनवायरनमेंट, वो कैसे कैसे उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को समझ के, ये सब वो उसकी इंडस्ट्री को समझ के और अदर फैक्टर्स को समझ के, उनके कस्टमर्स को उनके सप्लायर्स को समझने के बाद वो आगे उसकी एंटिटी को एनवायरनमेंट को समझेगा। प्लस उसमें एक और चीज थी कि वो इंटरनल कंट्रोल को भी समझेगा। तो इंटरनल कंट्रोल को ही समझने के लिए उसके कंपोनेंट्स को उसको समझना पड़ेगा, जिसमें से कि पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मैनेजमेंट ने कैसा कल्चर, कैसा इन्वायरमेंट बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से होना चाहिए। अब एग्जाम्पल से समझिए कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि जो भी एक्सपेंस 10,000 से ऊपर का है उसके ऊपर वो एचओडी भी उसको ऑथराइज अप्रूव करेगा और मैनेजर भी अप्रूव करना चाहिए, तब जाके वो सैंक्शन होगा कुछ भी एक्सपेंस जो है। तो अगर ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और मैनेजर खुद ही वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके अंडर में जो एम्प्लॉयज होंगे तो उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा मैनेजमेंट कि यहाँ के रूल्स बने हुए तो हैं लेकिन वो फॉलो ही नहीं होते हैं। तो ये हो गया कि क्या माहौल, क्या इन्वायरमेंट हम अपने एम्प्लॉयज के लिए दे रहे हैं। तो वो कहलाता है कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट इज वेदर मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इथिकल बिहेवियर, यानी जो भी रूल्स हमने बनाए हैं वो ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैनेजमेंट को खुद एक एग्जाम्पल, एक स्ट्रिक्ट एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि जो भी उनके रूल्स बने हुए हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर बने हुए हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन इज एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है? अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके मैनेजमेंट बनाता है। इंटरनल कंट्रोल बनाने की, लगाने की जिम्मेदारी भी अपने मैनेजमेंट की होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन कंट्रोल्स को, उनसे रिलेटेड जो रिस्क है उसको असेस करने के लिए भी मैनेजमेंट को कुछ प्रोसेस बनाने पड़ते हैं। तो वो होता है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब देखिए कैसे होगा ये, कि सबसे पहले इसमें वो ऑडिटर चेक करेगा कि कैसे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है रिस्क, बिजनेस रिस्क जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। उसके बाद वो एस्टिमेट करेगा उस रिस्क की सिग्निफिकेंस को, कि कितनी हो सकती है वो। फिर असेस करेगा लाइक्लीहुड, कि हाँ किस लेवल तक जाएगी वो, किस लेवल तक अफेक्ट करेगी, और अगर वो अफेक्ट करती है तो क्या एक्शंस उसके लिए चाहिए। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कहलाता है। अब ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर ये चेक करेगा स्टूडेंट कि मैनेजमेंट ने ये सारे प्रोसीजर्स बनाए हुए भी हैं कि नहीं है, कि इसमें कुछ दिक्कत अगर आएगी तो उसको कैसे एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो इसमें है कि अब कैसे वो बनाया हुआ भी है कि नहीं है। अगर तो वो एंटिटी ने बनाया हुआ है तो क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर उन प्रोसीजर्स को समझेगा, उनके रिजल्ट्स देखेगा कि ये जो प्रोसीजर बनाए हुए भी हैं वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है। और दूसरा हो सकता है इसमें पॉइंट कि अगर उन्होंने बनाया ही नहीं है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर मैनेजमेंट से या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करेगा कि इसकी, आपने ये क्यों नहीं बनाए हैं, इसकी जरूरत है कि नहीं है। तो ये सब चीजें इसमें आ जाएगी सेकेंड पॉइंट में। अब थर्ड आता है स्टूडेंट्स हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बेसिकली, आप, जो एंटिटी है वो क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास, क्या हार्डवेयर है, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, उनके पीपल पर्सनल्स क्या क्या है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गया है। अब देखिए ऑडिटर विल चेक, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑडिटर विल चेक दी सेल्स ट्रांजेक्शन। अगर कोई सेल्स रिकॉर्ड हो रही है वो किस तरीके से रिकॉर्ड हो रही है, कि सबसे पहले उसका वाउचर बन रहा है,
क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, अगर ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट से बन रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है, वो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस क्या है, हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स द इवेंट, यानी वो कैप्चर कैसे करेगा इवेंट को, उनका इंटरनल प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम प्रोसेस की प्रोसेस क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया एग्जांपल दिया सेल्स का, अगर कुछ एंट्री हो रही है तो उस एंट्री होने तक की, उस सॉफ्टवेयर में एंट्री डालने तक का प्रोसेस क्या है। तो इससे पता क्या चलेगा कि वो ऑथेंटिक प्रोसेस तो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई अनऑथराइज पर्सन तो ऐसा नहीं है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो उसको वो उसमें देखी जाएगी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, कि प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है एंट्री होने तक का। अब नेक्स्ट हम आते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट बहुत सारी कंट्रोल एक्टिविटीज लगाता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में, इसमें पिछली स्लाइड में भी पढ़ा, कि केवल वही कंट्रोल एक्टिविटीज ऑडिटर को चेक करनी है जो उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जरूरी है। सारी कंट्रोल एक्टिविटीज भी चेक नहीं करनी है, सारे इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करने नहीं करने, केवल उतने ही रेलिवेंट कंट्रोल्स चेक करने हैं जितने उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से रेलिवेंट है। अब कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती है, वो सारी पॉलिसीज प्रोसीजर जो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स जो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब इसको एग्जांपल से समझिएगा, मैनेजमेंट ने बताया कि एक जो प्रोसेस होगा उसमें 3 पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए, यानी दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। यानी एक फर्स्ट प्रोसेस पे एक उसको इनिशिएट करेगा, सेकंड उसको अप्रूव करेगा, थर्ड उसको फाइनलाइज करेगा। तो ये हो गई, कंट्रोल एक्टिविटी बना दी मैनेजमेंट ने। अब ये फॉलो हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो ये कहलाता है कंट्रोल एक्टिविटीज। अब दूसरा हो सकता है स्टूडेंट्स बजटरी वर्सेस एक्चुअल, यानी आपने बजट बना दिया है, अब एक्चुअल भी फिगर्स आ गए हैं, तो उसमें कुछ आप फर्क तो निकालोगे कि डेविएशन क्या आया, तो वो सब कहलाती है कंट्रोल एक्टिविटीज, यानी इसको कहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। तो वही बात है, इसमें ऑडिटर चेक करेगा कि क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, और केवल वही चेक करेगा जो उसके जजमेंट के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है। लास्ट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, यानी जितने भी कंट्रोल्स बने हुए हैं उसको मॉनिटर करेगा, ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें मॉनिटरिंग कंट्रोल में आ गई। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है ये। अब देखिए पार्ट 3, हमारे 2 पार्ट इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, अब लास्ट पार्ट पे हम। अब ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा, यानी जो मेन काम है यहाँ पे, उसने इंडस्ट्री देख ली, उसने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अपना लिए, इंडस्ट्री एंटिटी सब उसका एनवायरनमेंट चेक कर लिया, इंटरनल कंट्रोल उसने पूरा चेक कर लिया। अब वो थर्ड पार्ट पे ऑडिटर आता है कि ये सब स्टडी करने के बाद अब वो देखेगा कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, इस एंटिटी से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकती है, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और असेस करेगा द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब वो कैसे करेगा स्टूडेंट्स, अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको हर जगह पे मिलेगी यही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे करेगा और दूसरा अजर्शन लेवल पे करेगा। अब स्टूडेंट अजर्शन जो होते हैं इसका हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, मैं इसको यहीं पे टैग कर दूंगी इसी वीडियो के साथ, तो आप जरूर देखिएगा उसको, एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या होता है, कि जिस रिस्क का इफेक्ट जो रहेगा वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रहेगा। अब एग्जांपल्स पे एग्जांपल समझिएगा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंटिटी यूज कर रही है वो सॉफ्टवेयर में ही कुछ एरर है, तो ये क्या हो गया, इससे तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गड़बड़ बनेंगे। तो ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इसमें स्टूडेंट्स आप एक कीवर्ड ध्यान रखिएगा, परवेसिव इफेक्ट, यानी ऐसा इफेक्ट जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा, परवेसिव इफेक्ट, तो वो कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे कुछ सवाल है, यानी मैनेजमेंट खुद कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो वो आगे पॉलिसीज क्या बनाएंगे, प्रोसीजर्स क्या बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे गलत बन ही सकते हैं। और इंटीग्रिटी, यानी मैनेजमेंट खुद ही ऑनेस्ट नहीं है तो उनके जो जो भी उन्होंने एंट्रीज की है, जो भी उन्होंने प्रोसीजर अपनाया है, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये हो गया परवेसिव इफेक्ट, यानी पूरी की पूरी चेकिंग ऑडिटर को इसमें देखनी पड़ेगी। और दूसरा हो गया एक पर्टिकुलर असर्शन। असर्शन के लिए आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर असर्शन का मतलब है केवल एक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे, किसी पर्टिकुलर डिस्क्लोजर में, किसी पर्टिकुलर बैलेंस अकाउंट बैलेंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी फर्नीचर पे या प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन गलत रेट से चार्ज हो गया है, तो अब उसका इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा एक डेप्रिसिएशन में पड़ेगा, डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे पड़ेगा, और दूसरा पड़ेगा अपने प्लांट एंड मशीनरी या उस पर्टिकुलर असेट पे पड़ेगा। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा सच इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये हो गया पर्टिकुलर असर्शन लेवल, यानी एक या दो ही क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे या अकाउंट बैलेंसेस पे या किसी डिस्क्लोजर में इफेक्ट पड़ेगा।
परवेसिव इफेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया कि ऑडिटर आइडेंटिफाई और असेस कैसे करेगा, दो तरीके से करेगा स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, यानी जिनका इफेक्ट परवेसिव होगा, और दूसरा वो असर्शन लेवल पे चलेगा पड़ेगा, जिसका आपके एक या दो ही ट्रांजेक्शन पे इसका इफेक्ट आएगा। अब हाँ, आगे प्रोसीड करते हैं। अब इस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में जो ऑडिटर आइडेंटिफाई और असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, स्टूडेंट उसमें कुछ स्पेशल रिस्क भी उसको कवर करनी पड़ेगी। यानी ये जो डेली रूटीन के जो हैं ट्रांजैक्शन, उनसे उनसे अलग हटके कुछ स्पेशल अटेंशन भी ऑडिटर को देना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन कौन सी पॉइंट्स होते हैं, जो कि कुछ फ्रॉड अगर कुछ है कि नहीं, रिस्क ऑफ फ्रॉड कितना है उस एंटिटी में, रेगुलेशन एनवायरनमेंट क्या क्या चेंज हुई है उसको चेक करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन तो नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन क्या होगा, उसमें गड़बड़ होगी, कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसको समझने में दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी तो जरूरी है उसमें, ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट हो, तो वो चीज रहेगी। कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो नहीं है। और जो ये अपनी एंटिटी है उसके आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगर कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वो भी उसको ऑडिटर को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं जहाँ पे ऑडिटर को स्पेशल अटेंशन देना रहता है, तो वहां पे वो अलग से ऑडिट कंसिडरेशंस लेगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन पार्ट्स। अब लास्ट है कि ये सारा प्रोसेस जो ऑडिटर ने किया है, सबसे पहला किया था स्टूडेंट्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया था। उसके बाद उसने एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझा था। कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल उसने समझे हैं, उसमें कुछ डेफिशिएंसी मिली है कि नहीं मिली है। इसके अलावा हमने आगे पढ़ा था स्टूडेंट्स कि इसमें अपने मॉनिटरिंग कंट्रोल्स क्या है, और कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है, उनके कंपोनेंट्स वो सारे। और थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और अभी सेकंड, अभी बिल्कुल हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिटर को देनी है, कौन सी ऐसी रिस्क है जहाँ पे ऑडिटर को अलग से ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें ऑडिटर डॉक्यूमेंट कैसे करेगा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा समझिएगा। एंगेजमेंट टीम यानी जो ऑडिट कर रही है, वो उनकी डिस्कशंस क्या है, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। डिसीजन कहाँ पे काम आएगा स्टूडेंट्स, अभी इसी से मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से रेलिवेंट है, कौन कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज जो उनको चेक करनी है, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्या लिया है, कैसे लिया है, क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने कंसीडर करके इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि भाई हमें ये कंट्रोल चेक करने हैं, ये नहीं करने हैं। तो वो सारे उनको डॉक्यूमेंट करने रहेंगे। अब इसके अलावा इन्होंने एंटिटी को कैसे समझा, उनके इंटरनल कंट्रोल्स को, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ली है कि भाई एंटिटी की, ठीक है ये रेगुलेशन लगती है, ये नहीं लगती है, ये इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है, तो ये कहाँ से इन्होंने इंक्वायरी की, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ मैनुअल पढ़ा, तो वो सारे सोर्स उनको पता, इसमें डॉक्यूमेंट करने रहेंगे। आइडेंटिफाइड, अब ये सब करने के बाद कौन सी रिस्क उनको आइडेंटिफाई हुई और उन्होंने असेस कैसे की, वो सारी उनको डॉक्यूमेंट करनी है। और लास्ट में द रिस्क आइडेंटिफाइड और उससे रिलेटेड कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं। अब जैसे ऑडिटर को ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ये रिस्क है एंटिटीज में, अब उससे रिलेटेड कंट्रोल लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करनी रहेगी। तो ये था हमारा ऐसे 315। आई हैव कवर्ड ऑल द मेजर टर्म्स इन दिस, so and you can check the assertion video for the same. Thank you.